नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल काचो सीकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है जीवन समंक, यानी कि वाइटल स्टैटिक्स के नाम से जो टॉपिक है, जीवन समंक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। यदि जीवन समंक की बात करें तो ये आपके पास जिस किसी भी एग्जाम में जीवन समंक का टॉपिक है उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो एएसओ की जो एग्जाम है उसके लिए तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि जो हमारा जो सर्वप्रथम जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है और क्या कहना चाहता है, तो जीवन समंक कहा जाता है। जीवन समंक कहा किसे जाता है उसके बारे में बताना है। तो हम इस जीवन समंक की परिभाषा के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे को दिए हैं। विवाह एवं तलाक के आंकड़ों को, विवाह एवं तलाक के आंकड़ों को, जन्म मृत्यु के आंकड़ों को, या इन दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारे को पूछा गया है कि जीवन समंक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जीवन समंक हम कहते किसे हैं, तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कोई क्षेत्र विशेष मान लीजिएगा जिसमें जन्म लेने वाले, मृत्यु होने वालों की, विवाह की या तलाक की बात करें या उससे संबंधित हम आवास की भी बात करें, तो उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, जीवन समंक कहते हैं। तो यहाँ पर विवाह तलाक के जो आंकड़े होते हैं वो जीवन समंक में शामिल किए जाते हैं। जन्म की बात करें, मृत्यु की बात करें, आपके पास आवास की बात करें, आपके पास यदि हम आवास की, इन सभी की हम बात करें तो इनके जो आंकड़े होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, जीवन समंक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या में होने वाली कमी का माप करने के लिए कौन सी दर का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या में होने वाली कमी, जनसंख्या में होने वाली कमी का माप करने के लिए कौन सी दर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं, शिशु मृत्यु दर, नव जन्म मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या में जो होने वाली जो कमी है उसका माप करने के लिए कौन सी दर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी दर होती है दोस्तों, अशोधित मृत्यु दर होती है। अशोधित मृत्यु दर होती है, यानी कि हम जनसंख्या में होने वाली कमी का माप करेंगे तो उसके लिए कौन सी दर होगी, अशोधित मृत्यु दर होगी। अब ये अशोधित मृत्यु दर क्या होती है वो हमने ये तो देख ही लिया कि कमी का माप करने के लिए किस दर का निर्धारण किया जाता है, अशोधित मृत्यु दर का निर्धारण किया जाता है। अब इसके सूत्र की यदि हम बात करें दोस्तों, इसे हम क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं, क्रूड डेथ रेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि इसके सूत्र की हम बात करें तो किसी वर्ष में मृतकों की जो संख्या होती है, किसी एक कोई निश्चित वर्ष में मृतकों की जो संख्या होती है और उसमें दोस्तों हमें किसका भाग लगा दें, आपके पास मध्य वर्ष की जनसंख्या का भाग लगा दें, तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, अशोधित मृत्यु दर का आएगा। अशोधित जो मृत्यु दर होती है दोस्तों वो किसी भी देश की हम बात करें तो किसी देश की मृत्यु से संबंधित है उसकी स्थिति का एक हम कह सकते हैं कि सरलतम माप है। ये कैसा माप है, एक सरलतम माप है। तो हमारे को ये भी याद रखना है कि अशोधित जो मृत्यु दर है किसी भी देश की मृत्यु से संबंधित स्थिति का क्या माप है, एक सरलतम माप है। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये मरने की प्रायिकता को व्यक्त करती है, यानी कि जो अशोधित जो मृत्यु दर होती है ना वो जनसंख्या में व्यक्तियों की मरने की जो प्रायिकता होती है उसको ये व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से आपके ये समझ में आया होगा कि अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जन्म मरण के आंकड़े प्राप्त करने की विधि नहीं है। जन्म मरण के आंकड़े प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो गुच्छ प्रतिचयन विधि, विश्लेषण विधि और जनगणना विधि और पंजीयन विधि। दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमसे ये पूछा है कि नहीं है। तो जो गुच्छ प्रतिचयन विधि है वो दोस्तों यहाँ पर जन्म मरण के आंकड़ों से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें पंजीयन विधि की, तो दोस्तों पंजीयन जो विधि होती है एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। कैसा दस्तावेज माना जाता है, एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। कौन, पंजीयन विधि हमारी एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। कैसे, तो यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका भी पंजीयन करवाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका भी पंजीयन करवाया जाता है। किस विधि के माध्यम से, पंजीयन विधि के माध्यम से। यदि दोस्तों हम जनगणना विधि की हम बात करें तो हमारे देश में प्रति 10 वर्षों के माध्यम से, यानी प्रति 10 वर्ष के पश्चात में जो जनगणना होती है, यानी कि हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर 10 वर्ष के पश्चात जन्म और मरण के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। लेकिन हम हर वर्ष की बात करें तो हर वर्ष के यहाँ पर आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते। इसलिए हर वर्ष के आंकड़े एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रति वर्ष क्या करते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं। और एक आपके पास क्या है, विश्लेषण विधि। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। इस प्रकार से हम बात करें तो जन्म मरण के आंकड़े प्राप्त करने की विधि नहीं है, तो विश्लेषण विधि भी है, जनगणना विधि भी है और पंजीयन विधि भी है। लेकिन जो गुच्छ प्रतिचयन विधि है ये यहाँ पर काम नहीं आती। ये आपके पास स्टैटिक्स की बात करें तो ये हमारा जो प्रतिचयन का चैप्टर है वहाँ पर काम आती है। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास है, निश्चित अवधि में पैदा होने वाले जीवित जन्मों का अध्ययन कहलाता है। निश्चित अवधि में पैदा होने वाले जीवित जन्मों का अध्ययन कहलाता है। तो प्रजननता,
फर्टिलिटी, या दोनों ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, निश्चित अवधि में जो पैदा होने वाले जो जीवित जन्मों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रजननता भी कहलाता है और फर्टिलिटी भी कहलाता है। प्रजननता दोस्तों हिंदी का शब्द है, जबकि फर्टिलिटी जो है वो इंग्लिश का शब्द है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो दोनों होगा, यानी कि प्रजननता भी कहते हैं, इसे फर्टिलिटी भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें प्रजननता की, तो प्रजननता दोस्तों, प्रजननता को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों की बात करें तो आपके पास एक तो हो सकता है आपके पास सामाजिक कारक। एक तो कौन सा कारण हो सकता है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो जैसे हम बात करें गर्भपात है, भ्रूण हत्या की बात करें, विवाह की आयु की बात करें, तलाक की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं अलगाव वेदव्य की बात करें, मृत्यु दर, इन सभी बिंदुओं की यदि हम बात करें, शिक्षा है, परिवार का आकार कैसा है, तो वो कैसे कारण आ जाते हैं, सामाजिक कारण आ जाते हैं। और आपके पास एक कौन सा कारण आता है, आर्थिक कारण आता है। कौन सा कारण आता है, आर्थिक कारण आता है। और आर्थिक कारण में यदि हम बात करें तो आपके पास रोजगार व व्यवसाय की बात करें, या आय की बात करें, या आपके पास निर्धनता की। तो इस तरीके से हम कहें कि प्रजननता को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो एक तो आपके पास सामाजिक कारण हो सकता है और एक आपके पास कौन सा हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रजननता का संबंध स्त्रियों के कौन से आयु वर्ग से है। प्रजननता का जो संबंध है वो स्त्रियों के कौन से आयु वर्ग से है, यानी प्रजननता का जो संबंध है वो कौन सा आयु वर्ग होता है जिससे उसका संबंध होता है। तो 15 से लेकर के 50 वर्ष, 18 से लेकर के 45 वर्ष, 15 से लेकर के 49 वर्ष और 18 से लेकर 21 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 15 से लेकर के 49 वर्ष तक। 15 से लेकर के 49 वर्ष तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जन्म मरण समंकों का उपयोग किया जाता है। जन्म और मरण की बात करें तो उन समंकों का उपयोग किया जाता है तो प्रशासनिक, सरकारी और व्यक्तिगत, या सभी। तो यहाँ पर प्रशासनिक में भी किया जाता है, सरकारी में और व्यक्तिगत यानी सभी में है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। जन्म मरण समंकों का उपयोग जो किया जाता है वो प्रशासनिक में, सरकारी में और व्यक्तिगत, तो यहाँ पर हम बात करें तो सभी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है कि अशोधित मृत्यु दर के संबंध में गलत है। अशोधित मृत्यु दर के संबंध में गलत है, उस संबंध में कौन सा पॉइंट गलत है, तो यहाँ पर किसी देश की मृत्यु संबंधित जो माप होता है वो आपका अशोधित मृत्यु दर होता है। ये तो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारे से गलत पूछा है। किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बट्टा मध्य वर्ष में जनसंख्या बट्टा, यहाँ पर दोस्तों ये लिख रखा है कि किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बट्टा मध्य वर्ष में जनसंख्या गुणा 1000। तो ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपके पास सही है। जनसंख्या में होने वाली कमी का माप भी है, और एक माह में होने वाली मृत्यु का माप, एक माह में होने वाली मृत्यु का माप। तो दोस्तों एक माह में होने वाली मृत्यु का माप ये नहीं होता, उसको दोस्तों हम नव जन्म मरण दर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि तीनों ऊपर वाले जो बिंदु है वो हमारे एकदम सही है। यदि हम बात करें तो पहला बिंदु भी हमारा सही है, किसी देश की मृत्यु संबंधित माप, किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बट्टा मध्य वर्ष में जनसंख्या गुणा 1000 और जनसंख्या में होने वाली कमी का माप। यदि दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि अशोधित मृत्यु दर का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, तो हम यदि एक बार बात करें जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं एज का एरिया हो गया कि 0 से 10 वर्ष वाले, 10 से 20 वर्ष वाले और 20 से 30 वर्ष वाले। अब यदि हम पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिएगा 5000 लोग हैं इस कैटेगरी में, यहाँ पर 10,000 लोग हैं और यहाँ पर मान लीजिएगा 15,000 लोग हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर जो डेथ होती है 0 से 10 वालों में जो डेथ होती है वो आपके पास 50 मान लो, यहाँ पर 100 मान लेते हैं और यहाँ पर 150 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 0 से 10 वाली कैटेगरी में आपके पास 50 लोगों की मृत्यु हुई 5000 लोगों में से, 10 से 20 वालों में से 100 की और 20 से 30 वालों में 150 की। तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल यदि जनसंख्या की बात करें तो आपके पास 15 और 10 कितने हुए, 25, 25 और 5 30,000 हुए। क्या हुए, 30,000 हुए। और यहाँ पर यदि हम योग करें तो 150 प्लस 250 और आपके पास इसमें ऐड करोगे तो 300 यहाँ पर हो रहा है। यानी कि हमने सूत्र क्या देखा हमारा, अभी हमने देखा था किसी वर्ष में जो मृतकों की संख्या है वो तो आपके पास 300 है, लेकिन मध्य वर्ष में जो जनसंख्या है वो आपके पास 30,000 है, इंटू आप क्या करोगे 1000, यानी कि 300 बट्टा 30,000 गुणा, यदि इसको हम सोल्व करें तो आपके पास क्या होगा, यानी कि 300 बट्टे 30,000 गुणा 1000। तो यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 4 से 4 बिंदु कैंसिल और 3 से ये कैंसिल। तो यहाँ पर जो दोस्तों 10 जो आ रहा है ना, ये 10 आपका क्या है, अशोधित मृत्यु दर है। ये आपकी बिंदु क्लियरली समझ में आया होगा कि अशोधित जो मृत्यु दर होती है वो क्या होती है, हमने पूरा डिटेल से इसको देखा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक आर्थिक प्रगति का द्योतक है, आर्थिक प्रगति का सूचक हमारे को बताना है, तो वो क्या है? मर्त्यता दर का कम होना, मर्त्यता दर का अधिक होना, या स्थिर रहना, या जन्म दर का स्थिर रहना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर्थिक प्रगति का पूछा है तो यहाँ पर जो होगा मर्त्यता दर का कम होना, मर्त्यता दर का क्या होना? कम होना। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास हमारा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट मृत्यु दर के संबंध में यदि हम बात करें तो विशिष्ट मृत्यु दर के यदि हम बात करें तो विशिष्ट जो मृत्यु दर है वो आपके पास क्या है? तो यहाँ पर हमारे से पूछा है कि गलत है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर, मृत्यु कारण विशिष्ट मृत्यु दर, ए व बी में विशिष्ट मृत्यु दर के प्रकार हैं, ए व बी में अशोधित मृत्यु दर के प्रकार है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये आयु विशिष्ट मृत्यु दर है और मृत्यु कारण विशिष्ट मृत्यु दर है, ये दोनों के दोनों विशिष्ट मृत्यु दर के क्या है? प्रकार हैं, प्रकार हैं। इनके यदि हम फॉर्मूले की बात करें, इनके यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर की यदि हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग में मृतकों की संख्या, जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग में मृतकों की संख्या बट्टे में आपको लेनी है मध्य जो वर्ष है उसकी कुल जनसंख्या इंटू किससे करना है? 1000 से इंटू करना है। ये तो आपका रहा आयु विशिष्ट मृत्यु दर का। अब हम बात करें मृत्यु कारण विशिष्ट मृत्यु दर का, जो आपके पास फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा विशिष्ट आयु से मृतकों की संख्या, विशिष्ट आयु से मृतकों की संख्या बट्टा मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या गुना 1000 रहेगा। क्या रहेगा? 1000 रहेगा। ये दोनों दोस्तों आप नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, अशोधित मृत्यु दर की कमी को दूर करने के लिए किसकी गणना की जाती है? अशोधित मृत्यु दर की कमी को दूर करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो अशोधित मृत्यु दर की यदि आपको कमी दूर करनी है तो उसके लिए अशोधित जन्म दर, नव जन्म मृत्यु दर, और एक है आपके पास विशिष्ट मृत्यु दर। एक आपके पास क्या है? विशिष्ट मृत्यु दर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दोस्तों क्या होने वाला है? विशिष्ट मृत्यु दर यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि दोस्तों हम विशिष्ट मृत्यु दर को यदि हम समझने की कोशिश करें ना, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस विशिष्ट मृत्यु दर को भी समझ लेते हैं। वैसे विशिष्ट मृत्यु दर का जो नॉर्मली जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हमने इसके दो प्रकार के अलग सूत्र देखे। यदि हम विशिष्ट मृत्यु दर का यदि सूत्र देखें तो विशेष आयु वर्ग में जो मरने वालों की जो कुल संख्या होती है बटा उसी वर्ग या उसी वर्ष की बात करें तो मध्य वर्ष की जो कुल जनसंख्या है उसमें भाग लगाने के पश्चात इसको किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से लेकर के 30, ये आपके पास दोस्तों एक आयु का क्या हो गया? आंकड़ा हो गया। यानी 0 से लेकर के 10 वर्ष वाले, 10 से 20 वर्ष वाले, 20 से 30 वर्ष वाले। अब यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मान लीजिएगा 5000 लोग हैं, यहाँ पर आपके पास 10,000 लोग हैं और यहाँ पर आपके पास कितने हैं? 15,000 लोग हैं। इसमें जो मरने वाले की संख्या बात करें, डेथ की बात करें, तो यहाँ पर डेथ की जो संख्या होगी वो होगी 5, यहाँ पर माने हम 10 और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 50 मान लीजिएगा, यहाँ पर 100 मान लीजिएगा, यहाँ पर 150 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे जो फॉर्मेट है विशिष्ट मृत्यु दर का, विशिष्ट मृत्यु दर क्या कहता है कि हर आंकड़े का यानी कि हर आंकड़े का हमारे को अलग से निकालना है प्रतिशत। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 50 जो लोग मरे ना वो इन 5000 पर मरे हैं। तो यहाँ पर हमारे को इसका जो सोल्यूशन निकालना है वो किस प्रकार से निकालना है? यानी जो 50 बट्टे 5000 गुणा 1000, यानी कि यहाँ से ये 3 कट चुकी है और इसको यदि हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा देखना है तो यहाँ पर कितने मरे? 100। किस पर मरे? 10,000 पर इंटू 1000। समझ में आ रहा होगा? यहाँ से ये कट चुका है, यहाँ से यहाँ पर भी दोस्तों 10% आ रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी 10% है, अलग भी आ सकता है, लेकिन हमारे को एक बार ध्यान रखना है समझने के लिए। अगले बिंदु पर यदि हम बात करें तो जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है? 150 बट्टे में आपके पास क्या है? यहाँ पर 15,000। कितने हैं? 15,000। तो यदि हम 15,000 का यहाँ पर भी भाग लगाएंगे और मल्टीपल 1000 से करेंगे तो यहाँ पर 3 बिंदु कट चुकी है, यहाँ पर भी कितना आएगा? 10%। ये जो मदें आ रही है दोस्तों यही हमारी क्या कहलाती है? विशिष्ट मृत्यु दर आती है। विशिष्ट मृत्यु दर इस प्रकार से निकाली जाती है। ये आपके भी बिंदु समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग या मृत्यु के विशिष्ट कारण के आधार पर निकाली गई मृत्यु दर को कहते हैं। जनसंख्या के विशिष्ट आयु वर्ग या मृत्यु के विशिष्ट कारण के आधार पर निकाली गई मृत्यु दर को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे को विशिष्ट आयु वर्ग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? अशोधित मृत्यु दर, परमापित मृत्यु दर और विशिष्ट मृत्यु दर और नव जन्म मरण दर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? विशिष्ट मृत्यु दर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का अध्ययन करने के लिए कौन सी दर ज्ञात की जाती है? क्या पूछा है? 1 वर्ष से जो कम आयु के हैं और उन बच्चों की मृत्यु दर ज्ञात करनी है। 1 वर्ष से दोस्तों जो कम आयु के होते हैं उसके लिए हम शिशु मृत्यु दर ज्ञात करते हैं। और जो हमारे ऑप्शन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है नव जन्म मरण दर
नव जन्म यानी कि नव जन्म मरण दर की बात करें, मातृत्व मरण दर की बात करें, परमापित मरण दर की बात करें और शिशु मरण दर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। यदि इसके हम सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है हम कह सकते हैं कि निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले जो शिशुओं की मृत्यु की संख्या बात कर लो, यानी कि निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु की संख्या बट्टा उसी वर्ष से संबंधित है, और उसी वर्ष से संबंधित लेने हैं जन्मित जो शिशुओं की संख्या है उसको किससे गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। 1000 से क्या करना है, गुणा करना है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि निश्चित वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले जो शिशुओं की मृत्यु की संख्या बट्टा उसी वर्ष में जन्मित जो शिशुओं की जो संख्या है उसका भाग लगा के किससे गुणा करना है, 1000 से मल्टीपल करना है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, शिशु मरण दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शिशु मरण दर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या वर्ष में जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या। यहां पर दोस्तों ये दिखाई नहीं दे रहा पूरा, यहां हम देखते हैं, यानी कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या बट्टे में लिख रखा है दोस्तों वर्ष में जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या गुणा 1000। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है इस प्रकार से कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या बट्टे में लिख रखा है वर्ष में जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या गुणा 1000। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या बट्टा वर्ष में जन्मित जीवित शिशुओं की संख्या गुणा 1000, जो कि आपको किसको दर्शा रहा है, 1 वर्ष की बात आई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा शिशु मरण दर। क्या होगा, शिशु मरण दर होगा। यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही होगा। यदि हम बात करें कुछ इसके बारे में नोट के रूप में लिखी हुई बात है कि शिशु मृत्यु दर पुरुष व स्त्री दोनों के लिए ज्ञात की जाती है। शिशु मृत्यु दर पुरुष व स्त्री दोनों के लिए ज्ञात की जाती है। सामान्यतः स्त्री शिशु मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। ये याद रखना दोस्तों, सामान्यतः हम बात करें तो स्त्री की जो शिशु मृत्यु दर है वो पुरुषों की तुलना में कम होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, शिशु जन्म के कारण होने वाली मृत्यु संख्या को कुल शिशु जन्म संख्या से भाग दिया जाए तो उसे कहते हैं। शिशु जन्म के कारण यानी कि शिशु जन्म लिया है और उसके कारण होने वाली जो मृत्यु संख्या को कुल शिशु जन्म संख्या से यदि हम भाग दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे हम मातृत्व मरण दर कहेंगे। क्या कहेंगे, मातृत्व मरण दर कहेंगे। यानी कि मातृत्व मरण दर की यदि हम बात करें तो मातृत्व मरण दर का माप करने के लिए दोस्तों हम शिशु जन्म के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या को कुल शिशु जन्म संख्या से भाग दे देते हैं, तो उससे हमारे को जो आंसर प्राप्त होता है वो किसका होता है, मातृत्व मरण दर का आंसर प्राप्त होता है। यदि इसके हम वैसे तो ये दोस्तों आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला ही हो गया एक तरह से, लेकिन यदि हम फॉर्मूले को यदि हम एक बार लिखना चाहें तो निश्चित वर्ष में हम बात करें तो निश्चित वर्ष में प्रजनन आयु की स्त्रियों में शिशु जन्म के कारण हुई कुल मृत्यु की संख्या बट्टा उसी वर्ष में संबंधित क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जन्मित जो शिशुओं की संख्या है उसको किससे मल्टीपल करना है, 1000 से मल्टीपल करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम माह में होने वाली मृत्यु संख्या का अध्ययन किया जाता है। जीवन के प्रथम माह में होने वाली मृत्यु संख्या का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों नव जन्म मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर या सभी, तो यहाँ पर 1 माह की बात आई है तो वहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, नव जन्म मृत्यु दर। नव जन्म मृत्यु दर दोस्तों, ये जो नव जन्म मृत्यु दर होती है ये हम बात करें तो वास्तविक रूप से यदि हम बात करें तो वास्तव में ये शिशु मरण दर का ही एक अंश मानी जाती है। यानी कि जो नव जन्म मरण दर है वो किसका अंश मानी जाती है, शिशु मृत्यु दर का ही क्या मानी जाती है, एक अंश मानी जाती है। इसलिए इसको याद रखना कि प्रथम माह में होने वाली मृत्यु संख्या का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, नव जन्म मृत्यु दर में किया जाता है। किस में किया जाता है, नव जन्म मृत्यु दर में किया जाता है। और हम ये कहें कि एक विशिष्ट मृत्यु दर का ही क्या माना जाता है, अंश माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, नव जन्म मरण दर अधिक होने पर शिशु जन्म दर अधिक होगी, शिशु जन्म दर अधिक होगी, शिशु मरण दर अधिक होगी, शिशु मरण दर अधिक होगी, शिशु जन्म दर कम होगी। 90% दोस्तों ये तो बिल्कुल भी ऐसे है, शिशु मरण दर कम होगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि नव जन्म मरण दर अधिक होने पर आपकी शिशु मरण दर अधिक होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, शिशु मरण दर क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात हम कहें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति का सही सूचकांक है। किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति का सही सूचकांक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपके पास क्या होगा, आप बताने की कोशिश करें
भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति का सही सूचकांक है, किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति का सही सूचकांक है तो वो आपका कौन सा रहेगा? शिशु मृत्यु दर रहेगा। क्या रहेगा? शिशु मृत्यु दर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मातृत्व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। मातृत्व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। मातृत्व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है प्रति 1000, प्रति 100, प्रति लाख या प्रति 10,000। तो यहाँ पर किस पर ज्ञात की जाती है? प्रति लाख पर, यानी कि प्रति लाख पर ज्ञात की जाती है मातृत्व मृत्यु दर। अब अगला बिंदु है हमारे पास शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर ज्ञात की जाती है तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, केवल 15 से 45 वर्ष के पुरुषों के लिए, या ए व बी दोनों के लिए। ए व बी दोनों के लिए, यानी महिलाओं के लिए भी ज्ञात की जाती है और पुरुषों के लिए भी ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 18 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने जो मृत्यु दर से रिलेटेड बातें थी उनको हमने डिटेल से देख लिया है। कल हम जन्म दर से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।